हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमकू एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग द फोर सन्स ऑफ द शाहजहां। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शाहजहां के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि अपने काफ़ी अंतिम दिनों में वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था और इसके चलते ही जो उसका बेटा दारा शिकोह था वो उसकी बहुत हेल्प करता था, बल्कि शाहजहां के पास उसका बेटा दारा शिकोह ही रहता था। इसके चलते जो उसके बाकी बेटे थे उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि जो शाहजहाँ है वो उससे इम्प्रेस हो जाए और अगला सक्सेसर उसी को नियुक्त कर दे। और ऐसा ही होता है, शाहजहाँ अपना जो अगला सक्सेसर होता है वो दारा शिकोह को नियुक्त कर देता है कि उसके बाद जो अगला सक्सेसर होगा मुगल सल्तनत का वो दारा होगा। ये बात उसके बाकी तीन बेटों को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। हालांकि जो शाहजहाँ था उसने अपने सभी बेटों को बराबर का जो एरिया था वो पहले से ही दे रखा था, जिस वजह से उनमें कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि एरिया के साथ साथ दारा को अगला सक्सेसर भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उनको ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती है और उसी के चलते वो सब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। ये बात उस टाइम की है जब तक शाहजहाँ भी जिंदा होता है। जिस बात का शाहजहाँ को डर था कि उसके मरने के बाद होगी, वो चीज़ें शाहजहाँ के बिल्कुल आंखों के सामने ही हो जाती हैं। तो आज इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से जो औरंगजेब था वो साउथ में था, लेकिन उसके बाद भी उसने मुगल सल्तनत का थ्रोन को ऑक्यूपाई करने के लिए वो किस तरह से अपने भाई के साथ मिलकर अपने बाकी दो भाइयों को हराता है और दारा को भी हरा देता है और फिर बाद में जीतने के बाद शाहजहाँ को जेल में डलवा देता है। और अपने अंतिम दिनों तक जो शाहजहाँ होता है वो उसी जेल में रहकर वो जो आगरा फोर्ट है, जो बिल्कुल एक फोर्ट होता है जो बिल्कुल ताजमहल के जस्ट सामने होता है, तो उसी फोर्ट में वो उसको कैद कर देता है। अपने जो फादर होते हैं शाहजहाँ को औरंगजेब उसी में कैद कर देता है और वहीं पर ही जो शाहजहाँ होता है वो अपनी जो सांसें हैं आखिरी सांसें वहीं पर गिनता है और उसके बाद फिर उसका जो मकबरा होता है, उसकी जो बॉडी होती है, उसके लिए कोई स्पेशल कोई मकबरा नहीं बनवाता है, बल्कि ताजमहल के अंदर ही उसकी जो बॉडी होती है उसको वहाँ पर दफना देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए, ये जो वॉर है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। पूरे एक साल तक ये जो वॉर है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वॉर ऑफ सक्सेशन विच टुक प्लेस अमंग द फोर सन्स ऑफ शाहजहाँ हैड वन नोबिलिटी। सबके सबका वही झगड़ा था कि भाई अगला जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो उसके बाद फिर जो अगला सक्सेसर है वो कौन बनेगा। अब देखिए, बहुत सारे जो वॉर वगैरह हैं ये लड़ी जाती हैं पहले भी, जिसमें काफ़ी बार हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, लेकिन ये इस्लाम में मैंने कहा ना कोई भी चीज़ पूरी तरह से डिफाइन नहीं है कि अगला सक्सेसर कौन बनेगा। जैसे कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको बनाया जाता है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं था। ये सारी वॉर तभी होती है जब शाहजहाँ जिंदा होता है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि शाहजहाँ इतना ज़्यादा कोई पावरफुल रूलर नहीं था। अगर वो पावरफुल होता तो उसके सामने ये सब लड़ाई झगड़े कभी ना होते। उसके मरने के बाद हो जाते, लेकिन उससे पहले कभी ना होते। अकबर था, अकबर भी बहुत ही ज़्यादा हम कहेंगे एक ओल्ड एज होकर, मतलब उसकी जो एज होती है वो काफ़ी ज़्यादा, वो भी बुढ़ापे में उसने उसकी डेथ हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जहांगीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके ज़िंदा रहते हुए वो उसको हटा सके, जैसी हालत यहाँ पर शाहजहाँ की हो जाती है। तो यहाँ पर ये सब जो लड़ाई झगड़े थे ये शाहजहाँ के सामने होने शुरू हो गए थे। उसके जितने भी बेटे थे और जो उसकी डॉटर्स थी, ठीक है, शाहजहाँ की, वो सभी इन झगड़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बहुत सारे बच्चे थे, हमने देखा था कि जो मुमताज़ थे उनके भी 14 जो चाइल्ड थे। तो यहाँ पर सबको क्या लगा हुआ था कि मैं अगले थ्रोन पर बैठूंगा, मैं बैठूंगा। और उसी तरह जो उनकी डॉटर्स थी, जो शाहजहाँ की जो डॉटर्स थी, वो भी अपने भाइयों को सपोर्ट कर रही थी। सब बहन अपने अलग अलग भाई के साथ उनके साथ पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी इस वॉर में। उसके चार जो बेटे थे, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद, ये उसके चार बेटे थे। और ये सब एक दूसरे के सामने बिल्कुल लड़ने के लिए खड़े हो गए थे थ्रोन के लिए। और जितनी भी सिस्टर्स थी वो इन सब का भी इनके साथ अलाइड चल रहा था। जैसे कि जो जहाँ आ रहा थी वो सपोर्ट करती थी दारा शिकोह को, जो रोशन आ रहा थी वो सपोर्ट करती थी औरंगजेब को, ठीक है, और जो गौह आ रहा थी वो सपोर्ट करती थी मुराद को। तो इस तरह जो बहनें थी वो भी अपने अलग अलग भाइयों को सपोर्ट कर रही थी और सिर्फ झगड़ा किस लिए हो रहा था, थ्रोन पर बैठने के लिए। आगे फिर देखिए क्या होता है। एक र्यूमर फैला दिया जाता है शाहजहाँ की डेथ को लेके कि शाहजहाँ की डेथ हो गई। अर्ली 1657 सितंबर में होता क्या है, जो शाहजहाँ होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। अब बीमार पड़ जाता है तो वो कोर्ट में भी नहीं आता है, ठीक है, लोगों को ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है। तो लोगों को लगता है कि शाहजहाँ की शायद से डेथ हो गई, लेकिन किसी को बताया नहीं जा रहा। जो दारा शिकोह है वो उस बात को छिपा रहा है। अब ये बात जैसे ही नॉवेल्स को पता चलती है, उसके भाइयों को पता चलती है दारा के, तो उनको लगता है कि दारा क्या चाहता है कि थ्रोन पर आगे वो बैठे, तो इसीलिए वो हमें नहीं बता रहा है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो इंटरनल डिस्ट्रप्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरनल हम कहेंगे डिस्टर्बेंस फैल जाता है इस चीज़ को लेके कि शाहजहाँ की डेथ हो गई है और ये बात किसी को नहीं बताई जा रही है। अब इसलिए होता क्या है, जो बाकी जो कोर्ट में जो नॉवेल्स होते हैं, दूसरे जो रूलर्स होते हैं, सबके सब वही होता है कि जैसे ही जो लीड में होता है, मतलब जो भी उस समय मुगल सल्तनत का जो भी हमेशा रूलर होता है या सुल्तान होता है, जैसे ही उसकी डेथ होती है, ये सिर्फ मुगल की बात नहीं कर रही, हमने आज तक जितनी भी डायनेस्टी पढ़ी, उसके बाद एक तरह से वॉर तो छिड़ ही जाता है।
ठीक है, कभी वो वॉर पीसफुल होता है कि हाँ ठीक है कोल्ड वॉर चल रहा है कि कुछ हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन उस तरह की बातें वो होनी शुरू हो जाती हैं कि अब अगला जो सक्सेसर है वो किसको बनाया जाएगा, और सबको क्या लगता है मैं बन जाऊँ मैं बन जाऊँ। तो यहाँ पर भी वही होता है, धीरे धीरे जो इंटरनल जो राइवल हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। शाहजहाँ ने डिसाइड किया था कि वो अपना जो बड़ा बेटा है दारा, वो उसको अपॉइंट करेगा, जो सक्सेसर है वो दारा को अपॉइंट करेगा। दारा उसका सबसे बड़ा बेटा होता है। अब जो उसके बाकी जो दूसरे बेटे होते हैं वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। साथ में जो मुस्लिम जो उलमा होते हैं, ठीक है, उस समय जो काजी वगैरह होते थे या जो नॉबल्स थे, वो इस बात को कभी भी पसंद नहीं करते हैं कि दारा को अगला जो सक्सेसर है वो बनाया जाए, क्योंकि कहते हैं कि देखिए जो दारा था ना बहुत ज़्यादा लिबरल था, वो रिलीजियस जो उसके व्यूज़ थे बहुत ज़्यादा लिबरल थे, वो कभी भी किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता था, उसके लिए सभी धर्म बराबर थे। उसका मानना था कि आप सत्य को आप किसी भी रूप में या आप किसी भी तरह से मान सकते हो, आप उसे अल्लाह की फॉर्म में भी मान सकते हो, आप उसको भगवान की फॉर्म में भी मान सकते हो। तो ये चीज़ें उस समय जो मुस्लिम काजी वगैरह थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि ये तो इस तरह से इस्लाम को, मतलब ये इस्लाम को सही तरीके से फॉलो ही नहीं कर रहा है। उन्हें इसके व्यूज़ को देख के ये लगता था। तो इसीलिए उस समय जो मुस्लिम उलमास थे उलमे थे, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि जो दारा है उसको अगला सक्सेसर बनाया जाए। बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट था ये सभी धर्मों को लेके। साथ में जो नॉवल्स थे उनको भी यही लगता था कि ये इस्लाम से ज़्यादा क्या करता है, बाकी धर्मों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो इसीलिए इस तरह से तो जो इस्लाम धर्म है हमारा वो खतरे में आ जाएगा। क्योंकि दारा ने श्रीमद् भगवद गीता को भी ट्रांसलेट करवाया था, योग वशिष्ठ को भी ट्रांसलेट करवाया था, और बहुत सारे उपनिषद थे जिनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। तो इससे हमें पता चलता है कितना ज़्यादा ये रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब एक इंसान था ये। दारा का बिलीव था कि जितने भी जब डिफरेंट रिलीजन होते हैं वो सिर्फ उनके पाथ जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो सबका मोटिव है जो मोक्ष पाना है, सबका जो एक ही मोटिव है मोक्ष पाना, एनलाइटमेंट, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति, और आप किसी भी धर्म पे चलो वो तो आपको मिल ही जाएगी। ही हैज़ अ फ्रेंडशिप विद 7 सिख गुरु हरि राय। अब देखिए कहाँ तो जहांगीर के रिलेशन इतने खराब थे कि उसने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो बेटा आता है शाहजहाँ, उसके भी कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होता है सिखों के साथ, लेकिन अकबर के बहुत अच्छे रिलेशन थे। मैंने आपको बताया भी था कि अकबर ने रामदास को, जो सिख गुरु रामदास थे, उनको अमृतसर की ज़मीन भी दी थी गोल्डन टेम्पल बनवाने के लिए। अब वही सारी चीज़ें हमें दारा में देखने के लिए मिल रही हैं, तो इसीलिए इसके तो बहुत अच्छे रिलेशन भी थे। लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया था। अकबर के टाइम पे बात कुछ और थी, अकबर के जैसे और भी उनके कोर्ट में बहुत जो नवरत्न थे उनके, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, बहुत सारे राजपूत रूलर थे उनके कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर अब दारा के टाइम पे जो, अब आपको देखिए 2 पीढ़ी से क्या चलता आ रहा था, इनकी 2 जनरेशन से क्या चलता आ रहा है कि सिर्फ जो इस्लाम है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर इनके जो कोर्ट में जो नॉबल्स थे, अब उनका भी जो नेचर था वो उसी तरह का हो गया था। तो इसीलिए दारा की ये सब जो अच्छी जो ये चीज़ें होती हैं, जो उसकी थिंकिंग होती है, जो उसका रिलीजियस टॉलरेंस होता है, वो कोई भी पसंद नहीं करता है। तो ये भी एक रीज़न बनता है कि दारा के खिलाफ ही उसके खुद के जो नॉबल्स थे वो हो गए थे। दूसरे रीज़न देखिए क्या थे, जितने भी जो कॉटियार्स थे सबका वही होता है, नॉबल्स कोई हमने देखा कि कोई कम नहीं होता है, वो भी क्या चाहते हैं, अब जैसे ये राजा जाए वो भी सही में नहीं चाहते कि जो अगले उनके प्रिंस है वहीं थ्रोन पर बैठ जाए, वो वहाँ पर अपना सोचते हैं कि हम ही यहाँ पर थ्रोन पर बैठ जाए, है ना, हम ही अगले सुल्तान बन जाए। उसके बाद है हर प्रिंस का, सबका अपना एक वो लग गया था, मतलब सबका अपना उन्होंने अपने एक टारगेट बना लिया था कि अगला जो सक्सेसर है वो तो मैं ही बनूंगा। तो भाइयों में भी इनके में एकता नहीं थी। किंगशिप नोज नो किंगशिप एंड लैक ऑफ डिफाइन लॉ ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो कुछ भी मतलब सही तरीके से नहीं चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया गया है कि फादर की डेथ के बाद उसका जो अगला सक्सेसर है उसे किसे बनाया जाएगा। तो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है जो हमें बार बार देखने के लिए मिलता है इन भाइयों में झगड़ा, वो चाहे इस बार इन चारों भाइयों में झगड़ा हो या इससे पहले में हो। हमने हुमायूं के टाइम पे भी ये चीज़ देखी थी किस तरह से उन भाइयों में झगड़ा रहता है। तो ये कुछ रीजंस थे। अब देखते हैं चीफ इवेंट्स ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन। अब देखिए, अब ये सब शाहजहाँ की जिंदा की ही बात है, जब शाहजहाँ जिंदा था तभी ये झगड़े शुरू हो गए थे। सबसे पहले देखिए होता क्या है, जो प्रिंस मुराद है, जैसे ही उसको पता चलता है कि दारा को अगला सक्सेसर नियुक्त कर दिया गया है, अब वो इसके चलते वो गुस्सा हो जाता है। जो प्रिंस मुराद था वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है, इंडिपेंडेंट कर देता है वो गुजरात में। उसको गुजरात का एरिया दिया हुआ था उस समय, गुजरात का गवर्नर बनाया हुआ था मुराद को। तो यहाँ पर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है कि मैं, हम कोई किसी सल्तनत के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, ना हम दारा के अंडर काम कर रहे हैं, ना शाहजहाँ के, हम गुजरात हमारा अलग कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। शाह सूजा उस समय बंगाल का गवर्नर होता है, वो अपने आप को बंगाल में कर देता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। औरंगजेब कैप्ट हिज प्लान सीक्रेट, लिखा औरंगजेब क्या करता है, ये वो अपने प्लान ना सीक्रेट रखता है। इसकी डिप्लोमेसी थी ये क्या करता है, ये सबसे पहले मुराद को लेता है अपने फेवर में, जो उसका भाई होता है औरंगजेब का मुराद, इसको अपने फेवर में लेता है। और मुराद उस समय कहाँ का रूलर था, गुजरात का गवर्नर था। उससे क्या बोलता है अपने भाई से, मुराद से, कि मैं और तुम मिल जाते हैं, और उसके बाद जब हम दारा को वहाँ पर हरा देंगे आगरा में, तो उसके बाद जो प्रोविंस हमें मिलेगी, क्योंकि उसके बाद तो रूल हमारा ही आ जाएगा, तो मैं तुम्हें पंजाब, सिंध, काबुल और कश्मीर दे दूंगा, तो वहाँ पर रूल करना।
अब वो मान जाता है, मुराद भी औरंगजेब की बातों में आ जाता है कि चलो ठीक है। अब जो औरंगजेब है और जो मुराद है उनकी टीम हो चुकी है एक। अब इसी के चलते बैटल ऑफ बहादुरपुर हम देखेंगे। बैटल ऑफ बहादुरपुर में क्या होता है, अब ये दोनों तो भाई एक हो गए, 4 भाई थे ये, ठीक है ना, दारा, मुराद, औरंगजेब और ये शाह सूजा। अब मुराद और जो औरंगजेब है वो तो एक टीम हो गए। अब ये बचता है दारा, ठीक है ना, और दूसरा भाई है शाह सूजा। अब ये देखिए होता क्या है, बैटल ऑफ बहादुरपुर होती है। शाह सूजा को भी क्या था कि अगला थ्रोन पे तो अगला जो सक्सेसर है मुझे होना चाहिए, है ना, मैं बनूंगा अगला सुल्तान। तो यहाँ पर क्या होता है, ये शाह सूजा ये पहुंच जाता है बनारस में। बनारस में पहुंचने के बाद ये अपनी आर्मी को भी साथ लेके जाता है और दारा के खिलाफ कर देता है एक आर्मी, ठीक है। इन दोनों भाइयों में भी अलग ही चल रहा था, मुराद और औरंगजेब अभी बस प्लानिंग करके शांत बैठे हैं, लेकिन शाह सूजा अपनी आर्मी लेके भी पहुंच गया दारा तक। शाह सूजा को यहाँ बहुत तगड़ी डिफीट मिलती है और इसी डिफीट के चलते वो भाग जाता है बंगाल में, ठीक है। तो ये शाह सूजा का देख लिया। सबसे पहले जो वॉर स्टार्ट करी है वो किसने करी है, शाह सूजा ने स्टार्ट करी है दारा के खिलाफ। और इस वॉर में जो शाह सूजा होता है वो हार जाता है और हारने के बाद चला जाता है वो बंगाल, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे बैटल ऑफ समूगढ़, दारा और औरंगजेब के बीच में होती है ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले एक और होती है बैटल ऑफ दारमात, ठीक है ना। ये किसके बीच में होती है, ये औरंगजेब और मुराद के बीच में होती है, ठीक है। दारा ऑल्सो सेंट एन आर्मी टू फाइट बट द आर्मी फेस डिफीट। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दारा की जो आर्मी होती है, जब वो शाह सूजा के साथ लड़ा तो वहाँ पर तो जीत गया दारा, लेकिन जब वो मुराद के साथ लड़ता है तो यहाँ पर जो दारा होता है वो क्या होता है, वो हार जाता है। बैटल ऑफ समूगढ़, अब देखिए होता क्या, दारा विदाउट वेटिंग फॉर हिज विक्टोरियस ट्रूप who have defeated Shuja advanced toward the Samugarh, a place at a distance of about 13 km from Agra. Initially Dara had an upper hand but he committed a blunder. अब देखिए बैटल ऑफ समूगढ़ होती है। अब देखिए बैटल ऑफ समूगढ़ में क्या होता है, यहाँ पर जो दारा होता है शुरुआत में तो उसकी बैटल बहुत अच्छी चल रही होती है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि इस बैटल में दारा जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दारा होता है वो एक हम कहेंगे उसका अनलक ही कहेंगे हम, कि यहाँ पर वो एक गलती कर देता है जो उसके लिए बड़ी अनलकी साबित होती है। कि पहले तो वो हाथी पे लड़ता है, जैसा हमें पता है जो भी किंग वगैरह हुआ करते थे वो हाथी पे बैठ के लड़ते थे। तो हाथी पे बैठने का एक रीज़न ये भी था कि उनकी जो आर्मी होती थी, जो उनके सैनिक होते थे, उनको जो अपना किंग है वो दिखाई देता था, और जब तक उनका किंग उनके साथ है उनको लगता था कि अभी उनको कोई नहीं हरा सकता क्योंकि उनका लीडर उनके साथ है। लेकिन यहाँ पर जो दारा होता है वो क्या करता है, वो हाथी से उतर के वो घोड़े पे बैठ जाता है, और ये बात ना किसी को पता नहीं चलती है। अब लेकिन जो उसके सैनिक होते हैं, जो उसकी कैवलरी होती है, उसको तो वो तो बार बार हाथी को देखती है और हाथी पे दारा है नहीं, तो उनका जो मोराल होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो खत्म होने लगता है कि हमारा तो लीडर ही शायद छोड़ के भाग गया। उनको पता ही नहीं होता कि लीडर हम लोगों के बीच में ही है लेकिन वो घोड़े पर है। इस वजह से उसकी जो आर्मी होती है कहीं ना कहीं वो ये चीज़ देख के वीक पड़ जाती है, और हम कहेंगे कि दारा के हाथों ये एक तरह से ब्लंडर ही हो गया था कि एक जीती हुई बैटल को वो यहाँ पर हार जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो दारा होता है उसकी जो आर्मी होती है वो यहाँ पर हार जाती है, और यहाँ पर जो जीत होती है किसकी होती है, वो जीत हो जाती है यहाँ पर बैटल ऑफ समूगढ़ में, वो औरंगजेब की जीत हो जाती है, ठीक है। चीफ इवेंट ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन में अब आगे देखते होता क्या है। अब इसमें बैटल ऑफ समूगढ़ में तो कौन जीत गया, औरंगजेब जीत गया। अब इसी के चलते जो आगरा होता है वो सीज कर लिया जाता है। जो कंबाइंड फोर्सेज होती हैं औरंगजेब की और मुराद की, अब वो पहुंच जाती हैं आगरा, क्योंकि बैटल ऑफ समूगढ़ में तो हरा दिया दारा को, और यहाँ पर जो आगरा का फोर्ट होता है उसको सीज कर लेती है। जो रॉयल आर्मी होती है शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा अपोज करने की कोशिश करती है उनको आगरा फोर्ट में घुसने से, लेकिन कुछ दिन के स्ट्रगल के बाद जो औरंगजेब और जो मुराद होता है वो कामयाब हो जाते हैं आगरा फोर्ट को पूरी तरह से कैप्चर करने में, क्योंकि आगरा फोर्ट की जो आर्मी होती है अब उसने कर दिया था सरेंडर। अब यहाँ पर सबसे पहले ही जो औरंगजेब होता है आगरा फोर्ट में आते ही सबसे पहले वो उठाता है शाहजहाँ को और डलवा देता है जेल में, और उसी के चलते जो काफ़ी ज़्यादा बीमार होने से, वीकनेस आने से उसी जेल के अंदर उसकी हो जाती है डेथ, ठीक है। वो जो जेल थी वो जेल ऐसी नहीं थी जैसा बाकी जो कैदियों को रखा जाता है शाहजहाँ के लिए, बल्कि एक कोठरी सी थी। हम कहते हैं एक छोटा सा फोर्ट था, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। कहते हैं कि उसमें खिड़की लगी हुई थी जिस खिड़की से ताजमहल देखा जाता था, और जो शाहजहाँ होता है वो अपने आखिरी दिनों में उस खिड़की से ही ताजमहल को देखते हुए उसकी डेथ हो जाती है। मैंने आपको ये सब चीज़ें लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हमने पूरी जितनी भी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है एशियन मेडिवियल सब कवर की हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो शाहजहाँ होता है उसकी डेथ हो जाती है 6 साल उस जेल में रहने के बाद, जनवरी 1666 में शाहजहाँ की डेथ हो जाती है। अब देखिए अभी तक तो जो मुराद और जो औरंगजेब है वो दोनों एक ही टीम में थे, लेकिन औरंगजेब तो फिर जाता है अपने वादे से। अब वो क्या करता है मुराद को, अब उसने सबको हटाता जा रहा है। अब जो औरंगजेब है वो उसके जो भी प्रोमिस करता है वो मुराद से उन सबसे मुकर जाता है कि मुझे कोई प्रॉमिस याद नहीं है। और होता क्या है, वो सिर्फ क्योंकि वो मुराद को तो एक तरह से वो एक यूज़ करता है बस खाली, कि उसको पता होता है अकेले तो मैं हरा नहीं पाऊंगा दारा को, है ना, क्योंकि उसके साथ पूरी जो उस समय मुगल आर्मी होती है, क्योंकि मेन जगह तो दारा को ही सक्सेसर बनाया था, वहीं को उसका गवर्नर बना दिया था पूरे नॉर्दर्न इंडिया का, तो इसलिए उसको ये बात पता थी, तो इसीलिए वो मुराद का साथ लेता है बस। अब जैसे ही बाद में जो मुराद है वो अपनी जो
प्रोविंस है उसको मांगता है कि देखो भाई मैंने तुम्हारा साथ दिया और अब हमने जैसे कि जीत ही लिया पूरा का पूरा, तो अब तुम वो प्रोविंस मुझे दो जिसके लिए तुमने वादा किया था। लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब होता है वो करवा देता है मुराद का मर्डर ग्वालियर फोर्ट में। अब मुराद भी इसके रास्ते से खत्म। अब होती है बैटल ऑफ खजुआ, ठीक है ना, खजुआ, ठीक है। अब बैटल ऑफ खजुआ में देखिए क्या होता है, जो औरंगजेब होता है वो अपने भाई शाह सूजा को डिफीट कर देता है। शाह सूजा याद करिए, शाह सूजा ने ही फाइट को शुरू करा था दारा के साथ, लेकिन उस फाइट में हारने के बाद दारा से वो चला गया था बंगाल। तो यहाँ पर औरंगजेब है उसको हराता है 1659 में। शाह सूजा फिर भाग जाता है इंडिया छोड़ के और वहीं पर ही फिर वो भाग मतलब उसकी डेथ हो जाती है इंडिया से। जब वो बाहर भागता है उसके बाद फिर वो भी कभी इंडिया में आता नहीं है और बाहर ही, ठीक है ना, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर दो भाई तो को जो शाह सूजा है वो भी खत्म हो गया और जो मुराद है उसका भी उसने मर्डर कर दिया। अब देखिए एंड ऑफ दारा एंड हिज सन। अब ये सारी वॉर खत्म होने के बाद अब बचता कौन है, अब दारा बचता है, ठीक है। और जैसे ही दारा की जो डिफीट हो जाती है उसके बाद जो दारा है, ऐसे कहते हैं कि इसको और जो उसके बेटे होते हैं इनको मरवाने के बाद पूरा जो उस समय जो पूरी मुगल सल्तनत थी उसके अंदर घुमाया गया था, जिससे कि लोगों के मन में डर बैठ जाए कि अगर अब कोई औरंगजेब के खिलाफ जाएगा तो उसका ये हाल होगा। तो इस तरह से जो औरंगजेब है सारी पावर उसके हाथ में आ जाती है। और अब जो अगला जो सुल्तान जो बन चुका था, मुगल एम्पर का जो अगला जो बादशाह बन चुका था, वो कौन बन गया था, वो बन गया था औरंगजेब। और इस तरह से जो औरंगजेब की विक्ट्री होती है और बाकी जितने भी जो ये इसके भाई होते हैं इनको वो हरा देता है और कुछ को मरवा देता है या फिर मर्डर करवा देता है। शाहजहाँ का मैंने आपको बता ही दिया कि शाहजहाँ का क्या होता है, वो उसको जेल में बंद करवा देता है। अब देखिए कॉजेज क्या थे औरंगजेब की जीत के। जो औरंगजेब था एक तो वो बहुत अच्छा कमांडर था, लीडरशिप क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी उसके भाइयों से ज़्यादा। उसकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी, जैसे कि हमने देखा किस तरह से वो उसको पता था कि वो अकेला तो जीत नहीं पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले मुराद को अपने साथ ले लेता हूँ, मुराद को फेवर में ले लेता हूँ। अब जैसे वो मुराद को फेवर में लेता है उसकी जो आर्मी होती है हो जाती है स्ट्रॉन्ग और इसी का फ़ायदा उठा के वो आगरा को जीत लेता है। अब उसके बाद आगरा की भी जो आर्मी है वो किसकी हुई, औरंगजेब की। जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छा कमांडर था, लीडरशिप बहुत अच्छी थी इसकी। अब इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो मुराद को उसका मर्डर करवा देता है। और बाद में जो शाह सूजा था वो तो वैसे ही भाग रहा था इधर से उधर, वो फिर से वापस थोड़ी बहुत पावर लेकर आता है, थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाता है, उसको वो फिर से वहाँ पर हरा देता है, वो फिर भाग जाता है। तो इसलिए फिर वो जो शाह सूजा फिर वो भारत की तरफ मुड़ के नहीं देखता। दारा का मैंने आपको बता ही दिया, दारा की जो आर्मी पूरी तरह से डिफीट हो जाती है और उसके बाद ये फिर उनको उनको भी मतलब मरवा देता है। अब देखिए होता क्या है, जो दारा का जो कैंप होता है, दारा का हारने का जो रीज़न ये था कि उसके खुद के कैंप के लोगों में यूनिटी नहीं थी, क्योंकि लोग उससे क्यों परेशान थे, उसको लगता था कि बहुत ज़्यादा लिबरल है ये, रिलीजियस व्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा लिबरल है ये, तो इस तरह से तो इस्लाम जो हमारा धर्म है वो खतरे में आ जाएगा। तीसरा चौथा पॉइंट है कि जो औरंगजेब था उसके पास आर्टिलरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि औरंगजेब की आर्मी में बहुत सारे यूरोपियन को भी वो रखता था, जो यूरोपियन जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी रखता था, और यूरोप में उस समय आर्टिलरी बहुत बेस्ट आ चुकी थी यहाँ के मुकाबले। तो इसीलिए उसकी जो औरंगजेब की जो आर्मी थी वो बहुत बेस्ट थी। उसके बाद है वीकनेस ऑफ शाहजहाँ। कहीं ना कहीं शाहजहाँ भी वीक था। जैसे मैंने आपको बताया औरंगजेब जो अकबर होता है वो भी बहुत ज़्यादा बुढ़ापे तक रूल करके जाता है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसको उसके तख्त से हटा सके। जहांगीर बहुत बार रिवोल्ट करता है लेकिन फिर भी वो उसको जो थ्रोन है वो अकबर की डेथ के बाद ही मिलता है, उसके जीते जी कोई वो वॉर वगैरह नहीं होने देता। लेकिन यहाँ पर शाहजहाँ के सामने सब कुछ लगा पड़ा है, और बल्कि शाहजहाँ को फिर बाद में उठा के जेल में भी डाल दिया, 6 साल वो इम्प्रिजन करके रखा हुआ है उसको, और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि शाहजहाँ कितना वीक था। अगर शाहजहाँ यहाँ पर स्ट्रांग होता तो किसी की हिम्मत होती कि उसके चुने हुए सक्सेसर को वहाँ से हटा दे, या दारा को की ये हालत हो पाती। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो शाहजहाँ था वो भी वीक था। ऊपर से फिर दारा ने गलती ये कर दी कि बैटल ऑफ समूहगढ़ में जीतते जीतते वो कैसे हार गए, क्योंकि उसने एलिफेंट से उतर के वो हॉर्स पे बैठ गया। तो हम उसकी गलती नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हाँ ये जो इंसिडेंट था ये उसके लिए अनलक्की साबित हुआ कि वो उस बैटल को जीत सकता था, लेकिन उसकी आर्मी को वो दिखाई नहीं दिया, उनको लगा उनका लीडर ही उनको छोड़ के चला गया। तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत हार जाते हैं, और ये जो बैटल होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा हम कहेंगे गलत साबित होती है। अब होता क्या है, इस वॉर ऑफ सक्सेशन का जो रिजल्ट है वो आपको पता चल ही चुका है। जो औरंगजेब है इस वॉर ऑफ सक्सेशन को जीत जाता है। अब सारी जो पावर है इंडिया की वो आ जाती है औरंगजेब के हाथ में, क्योंकि औरंगजेब बन चुका है एम्परर। और एक न्यू चैप्टर खुलता है फिर से मुगल सल्तनत का, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम था, हम कहेंगे औरंगजेब बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम था। औरंगजेब रूल्ड ओवर मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया फ्रॉम 31 जुलाई 1658 से लेकर 3 मार्च 707 तक ये रूल करता है। और ये मुगल जो पूरी जो मुगल एम्पायर थी उसमें सबसे ज़्यादा लास्ट हम कहेंगे लास्ट जो ग्रेट रूलर होगा, मतलब जो पावरफुल रूलर होगा वो औरंगजेब ही होता है। इसके बाद लेटर मुगल्स आएंगे और कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, जैसे कि अकबर है ना, बाबर, हुमायूं, ये सब रहे हैं। औरंगजेब इनके बराबर का जो पावरफुल कोई नहीं होता, ना कोई इतना ज़्यादा काम करवाता है किसी भी आर्किटेक्चर वगैरह में, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये सब लोग करवाते हैं, और जितना इनके एरिया में जो इनके टाइम पे जो एरिया है वो एक्सपेंड करता है। तो इसीलिए ये हम कहेंगे ये लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है मुगल सल्तनत का। इन बिटवीन शाहजहाँ डाइड
एज अ प्रिजनर इन जनवरी 1666 आफ्टर स्पेंडिंग 8 ईयर्स इन अ प्रिजन ऑफ आगरा, ठीक है। तो जो कम से 6 से 8 साल तक ये उस जेल में रहता है और आगरा के जो फोर्ट है वहाँ पर रहता है, और उसके बाद फिर इसकी डेथ हो जाती है, और कहते हैं कि ताजमहल के अंदर ही इसकी समाधि बनवाई गई थी, कोई अलग से इसके लिए कोई मकबरा अकबर भी नहीं बनवाया गया था, ठीक है। तो ये है कि शाहजहाँ की किस तरह से डेथ होती है, और यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है कि जो झगड़ा है वो किस तरह से इन भाइयों के बीच में होता है, और क्या फिर उसका एंड या फिर क्या उसका रिजल्ट निकलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।